हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर। हमने क्लास 12th का केमिस्ट्री पार्ट 2 शुरू किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये थर्ड लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर में हम पहले लेक्चर में नेचर ऑफ बॉन्ड तक पहुँचे थे। सेकेंड लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन देखा और कुछ रिएक्शंस भी देखी थी। उसमें हम प्रिपरेशन में हेलोएल्केन के एक लाइट के प्रेजेंस में देखा था। ये हमने देखा था, अगर लेट सपोज कोई Cl2H2 कराया जाए, कोई भी ये हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन ये हमारा है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। इसमें हमने लास्ट में यहाँ पे छोड़ा था। क्या बताया था हमने ये कहा था कि जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन है वो होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं और रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन जाते हैं। और रेडिकल मैकेनिज्म इसमें हमने कहा था कि ये एक रेडिकल बनेगा, फिर ये एक रेडिकल बनेगा और इस रेडिकल से ये जो Cl है Cl2 ये भी ऐसे टूटता है Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल में, और फिर एक Cl रेडिकल इसके साथ कंबाइन करता है और प्रोडक्ट बनाता है। इसमें केवल मोनोक्लोरिनेशन नहीं होता या मोनोहेलोजिनेशन नहीं होता, डाई ट्राई टेट्रा और बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। बट हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ज्यादातर मोनोक्लोरिनेशन के बारे में पूछा जाता है। अब इसका अगर बनाना हो कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। वैसे तो वैलेंसी पूरा करने के लिए हम बाकी हाइड्रोजन भी दिखा सकते हैं, पर मैं एक एक दिखा रहा हूँ। और मैंने कहा था कि एक यहाँ पे हम लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे, और ये दोनों सेम है तो किसी एक पे ही लगाएंगे, या इस पे या इस पे। तो ये हमारा प्रोडक्ट था। इस पे Cl लगा सकते हैं, यहाँ पे Cl लगा सकते हैं, ये एक कार्बन हमारा एक्स्ट्रा बन रहा, हाँ, और एक यहाँ पे Cl लगा सकते हैं, ठीक है, और एक और इन दोनों में से कहीं भी एक यहाँ पे Cl लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 4 प्रोडक्ट बना था, 4 नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने बने? 4। इसमें एक चीज और है जो एनसीईआरटी में थोड़ा सा नहीं दिया पर आपको याद रखना है, वो ऐसा है कि अगर कोई अल्कीन हो, इसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक कार्बन, और ये अगर बेंजीन हो, ये यहाँ पे CH2 लगाया, तो इसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। ये 2 आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं पर बहुत जगह पूछा जाता है। अगर NaCl2H कराया जाए तो अगर अल्कीन दे रखा है तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आके लग जाता है, इस जगह पे क्लोरीन लग जाएगा। और अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्बन है उस पे Cl2H कराया जाए, या यहाँ पे H की जगह पे लाइट भी लिखा होता है या कभी कभी हीट भी लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो,
इनमें से, तो अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे हम लगा देते हैं, इस जगह पे हमारा Cl लग गया। तो ये दोनों भी चीजें याद रखेंगे। उसके बाद आज हम नया शुरू कर रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हेलो एल्केन्स का हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला हम लिख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ना है, तो हम 3-4 चीजें पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट, हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है। दूसरा हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। हम पढ़ते हैं डेंसिटी के बारे में, और हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये 4 चीजें हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। बाकी जो रिएक्शन होते हैं उसको हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो पहला ये है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, लेट सपोज ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसका अगर Cl2H कराया तो एक ये प्रोडक्ट बनेगा प्लस एक ये प्रोडक्ट बनेगा। हमेशा इनका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। यहां के हाइड्रोजन से हमने क्लोरीन को रिप्लेस किया, तो हमेशा जो हेलो एल्केन होता है, ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स आर greater than respective, जो भी हाइड्रोकार्बन से हमने हेलो एल्केन्स बनाए उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उस हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे इनमें वंडरवाल इंटरेक्शन होने लगता है, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है। यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। ऐसा क्यों होगा, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ पुल करेगा तो ये इस पे नेगेटिव बनेगा, इसके पास से गया तो इस पे पॉजिटिव बनेगा। तो ये कंपाउंड पोलर हो गया, और पोलर कंपाउंड है तो उनके बीच में आपस में वंडरवाल फोर्सेस इंटरेक्शन करने लगेंगी और कुछ चार्ज इंटरेक्शन भी होने लगेगा, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा कि अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो, क्या है, इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम इन ऑल हेलो alkane, then order of boiling point जो होगा वो RI, फिर RBr, फिर RCl और तब होगा RF। ऐसा क्यों हुआ, तो ड्यू टू मास ऑफ हेलोजन। आपको पता है कि मास ऑफ हेलोजन में आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन, फिर
क्लोरीन और तब फ्लोरीन। तो चूंकि हमने पहले कह रखा है कि अल्काइल ग्रुप इज सेम, यानी जो R है वो सब में सेम है, और यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, इसके कारण इसका मान ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस तरीके से इनका ऑर्डर बनेगा। ये तब फॉलो होगा जब अल्काइल ग्रुप सेम है। यहां से एक और है कि यदि लेट सपोज आइसोमर की बात करें, आइसोमर में क्या कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट between आइसोमर्स क्या है? एक ये भी आर है लगा हुआ, एक ये है, 2 2 4 कार्बन, 3 2 5, इसका मतलब है कि हमने एक कार्बन ज्यादा बना दिया है, तो ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। और एक हो सकता है कि एक ऐसे बनाओ, और एक 2 3 1 4, तो अब नहीं हो सकता। यहां से हो सकता है क्या, ये 1 डिग्री है, 1 2 ये 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। अब इन सभी में 4 कार्बन है, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, और 1 2 3, और ये तो मैंने 5 बना दिया, सॉरी, अभी 4 कार्बन, 3 डिग्री अभी भी हुआ है। अब चूंकि नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है तो ये सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर बोले जाते हैं। ये क्या है, दे आर केवल इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब अगर इनमें बोला जाए कि इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना उसका कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ये एकदम लीनियर मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा सा एक ब्रांच मिथाइल का निकला, इसमें भी एक ब्रांच मिथाइल का निकला, और इसमें देखोगे तो ये पूरा ब्रांच ही है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो ये होगा, क्योंकि ये पूरा लीनियर है। तो ऑर्डर इसमें क्या होगा, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं A B C और ये हुआ D, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो होगा सबसे ज्यादा A का, क्यों, क्योंकि ये पूरा लीनियर है। उसके बाद इन दोनों में ये लीनियर से एक ब्रांच निकला है, ये लीनियर से एक ब्रांच निकला है, तो दोनों में ब्रांचिंग सेम है, तो इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होगा। अब ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे कि दोनों का कितना कितना है, पर चूंकि ब्रांचिंग लगभग सेम है तो इनका A और B और C का लगभग सेम होगा।
और डी सबसे ज्यादा ब्रांच्ड है, तो इसलिए डी का सबसे कम होगा। तो ऐसे जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो आपस में, तो उनके ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। इनमें हमेशा याद रखते हैं हम केवल मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड हमने लिया है, डाई हेलोजिनेटेड नहीं लिया, क्योंकि उसमें अलग हो जाता है। फॉर डाई हैलाइड्स, for dihalides, boiling point are almost equal। मतलब कि जो अगर डाई हैलाइड दे रखे हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है, एकदम सेम नहीं होता, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है, पर बहुत ज्यादा नहीं होता कि आप ऐसे बिना उनको देखे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखे बिना ऐसे देख के बता पाओ। बहुत थोड़ा का डिफरेंस होता है, उनमें जनरल कोई ट्रेंड भी नहीं बनता। तो ये याद रखेंगे कि फॉर डाई हैलाइड्स बॉइलिंग पॉइंट आर ऑलमोस्ट इक्वल, एकदम इक्वल नहीं होता। उसके बाद आपका जो है वो डेंसिटी वाला पार्ट है, इसमें वैल्यू भी दे रखा था बॉइलिंग पॉइंट का, मैं वो लिख देता हूँ। जो पीछे मैंने एग्जांपल लिया था वो आपके बुक में वैल्यू दे रखा है, वो क्या क्या है। ये 375 केल्विन है इसका, इसका 364 केल्विन है, और इसका 346 केल्विन है। आपको ये वैल्यूज याद करके नहीं रखनी है, ये मैंने केवल आपको देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए लिख दिया है, पर वैल्यूज नहीं याद करके रखनी है। जब भी आपसे पूछता है तो आपसे जनरल केवल ट्रेंड पूछता है कि किसकी ज्यादा होगी या किसकी कम होगी, ठीक है। उसके बाद फॉर डाई हैलाइड्स हमने लिख दिया, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। फॉर डाई हैलाइड्स मेल्टिंग पॉइंट इसमें अगर क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे लगा हो, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट वो पैरा का ऑर्थो एंड मेटा से ज्यादा होगा। क्यों? ड्यू टू लीनियर सिमेट्री, ड्यू टू लीनियर सिमेट्री इन पैरा कंपाउंड। ये आपको याद रखना है कि जो पैरा मॉलिक्यूल है ये लीनियर होता है, लीनियर होने के कारण ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अच्छे से फिट हो जाता है, इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा होता है, ठीक है। डाई हैलाइड के छोड़ के अगर मोनो हैलाइड्स की बात करें, तो मोनो हैलाइड में आपके जो ये मिथाइल वाले कंपाउंड है वो गैस फॉर्म में रहते हैं, कुछ इथाइल के भी गैस फॉर्म में रहते हैं, बाकी सभी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्यों लिक्विड फॉर्म में होते हैं? तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है कि जो हेलो एल्केन्स हैं उनके बीच में अच्छी वंडर वाल फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, जिसके कारण वो गैस फॉर्म में ना होके लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। अगर आपको याद हो तो सेम लॉजिक लगाते हैं हम जब H2O और H2S की बात करते हैं। H2O में हाइड्रोजन
बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जबकि H2S में नहीं होता। तो H2O लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, जबकि H2S गैस में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है हेलो एल्केन्स का, तो वांडरवाल फोर्सेज भी बढ़ती है, वो मास पे भी डिपेंड करती है वांडरवाल फोर्सेज, जिसके कारण वो सब लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ये जो सिंपल मिथाइल हैलाइड होते हैं वो सब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। डेंसिटी में आपको याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ हेलो एल्केन्स आर greater than respective हाइड्रोकार्बन। जो भी हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन से हमने हेलो एल्केन बनाया है, उससे जो डेंसिटी होता है हेलो एल्केन्स का, उनका ज्यादा होता है। क्यों होता है? तो फिर से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है कोई भी हैलोजन से, और जो भी हैलोजन है उनका मास हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। मास ऑफ रीजन क्या है? वो है मास ऑफ हैलोजन हैलोजन्स आर ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो जो भी हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके हैलोजन से हम हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, कभी कभी एल्कोहल या उनसे भी रिप्लेस करते हैं, पर जनरली ऐसा होता है कि जो हमारा हैलोजन है वो हाइड्रोजन या जो जिससे हम रिप्लेस कर रहे हैं उनसे थोड़ा मास ज़्यादा होता है, जिसके कारण डेंसिटी ज़्यादा होती है। आपका एक और है अभी केमिकल रिएक्शन से पहले, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आपको याद रखना है कि जितने भी हेलो एल्केन कंपाउंड है वो वाटर में पार्शली सॉल्युबल है, बहुत कम सॉल्युबल है। हेलो एल्केन्स आर पार्शियली soluble in water। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि जब H2O होता है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इनके बीच में जब कोई हेलो एल्केन आता है तो ये इसके साथ इंटरेक्शन तो करता है, या इसके साथ ऐसे इंटरेक्शन तो करता है, बट ये जो इंटरेक्शन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, जिसके कारण ये जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। लेस एनर्जी रिलीज्ड। एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर अपर क्लासेज में आप पढ़ेंगे कि कोई भी चीज वाटर में तभी सॉल्युबल होता है जब हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर देन हो लैटिस एनर्जी से। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में दे रखा पर बहुत कम दे रखा है। हाइड्रेशन एनर्जी उसको कहते हैं हम कि जब हम कंपाउंड को वाटर या किसी सॉल्वेंट में घोलते हैं तो उस सॉल्वेंट के साथ उस सॉल्यूट का, जिसे हम घोल रहे हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें घोल रहे हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं, तो सॉल्वेंट का सॉल्यूट के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा
उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, चूंकि इंटरेक्शन हो रहा है तो वो स्टेबल होंगे, स्टेबल होने का मतलब है कि एनर्जी रिलीज होगी। तो जो भी ये सॉल्यूट हमने एक हेलो एल्केन घोला H2O में, तो ये जो इंटरेक्शन होने से जो एनर्जी रिलीज होगी इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। बट RCl जब होगा वो उसका उसका एक कोई लैटिस फॉर्म किया होगा। आप 12th के ही सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, शायद अभी हटा दिया गया है, पर जब था तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि NaCl है या कोई भी हेलो एल्केन है, वो सब कैसे लैटिस कैसे फॉर्म करते हैं। तो वो जब अपनी लैटिस तोड़ के और इसमें बनेंगे तो लैटिस वो तभी टूटेगा, घुलने का मतलब है कि उनका लैटिस तोड़ना पड़ेगा, तो वो तभी घुलेगा, वो तभी टूटेगा जब ये वाला एनर्जी दिया जाए। और ये एनर्जी लैटिस एनर्जी के इक्वल होना चाहिए या थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी या तो इक्वल होना चाहिए या थोड़ा ज्यादा होना चाहिए लैटिस एनर्जी से, तब जाके लैटिस टूटेगा और वो जाके हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, तब जाके वो घुलेगा। तो ये सॉल्युबिलिटी इसकी इसी से कम होती है क्योंकि ये जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत एनर्जी कम रिलीज होती है। तो हेलो एल्केन्स आर पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए फॉर सॉल्युबिलिटी, फॉर सॉल्युबिलिटी। ठीक, ऐसा होना चाहिए पर ऐसा होता नहीं है, बहुत लेस एनर्जी रिलीज होता है जिसके कारण ये पार्शली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। बट हेलो एल्केन्स आर soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो सकता है? जैसे आपका बेंजीन हो सकता है, ईथर हो सकता है जिसे ET2 लिखा जाता है, या कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। हेक्सेन हो सकता है, हेक्सेन भी लिया जाता है, पेंटेन लिया जाता है। ठीक है, तो इनमें सॉल्युबल होता है। उसका रीजन ये होता है कि इनमें जो इंटरेक्शन आपस में हो रहा होता है वो कम होता है, जबकि जब कोई हेलो एल्केन ऐड किया जाता है तो उनका इंटरेक्शन अच्छा होता है जिसके कारण ये सॉल्युबल होते हैं। तो याद रखना है कि जो भी हेलो एल्केन्स है वो वाटर में इनसॉल्युबल है या पार्शली सॉल्युबल है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बढ़िया सॉल्युबल है। फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया, अब हम शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। तीन तरीके का हमें रिएक्शन यहां पे पढ़ना है। एक है न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा है हमारा रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, तो हम पहला शुरू कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सिंपल होता है कि लेट सपोज कोई यहां पे बैठा है, ये कोई व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति ये बैठा है और दूसरा व्यक्ति आया, इसको धक्का मारा, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे खुद खड़ा हुआ। ठीक,
इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक पहले से बैठा था, ये आया, इसको धक्का मारा और खुद यहाँ पे खड़ा हुआ। जब इसको रिप्लेस कर रहे हैं इसी को कहते हैं, या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आपका बुक में एक पूरा टेबल दे रखा है न्यूक्लियोफाइल्स का। रिएक्शन के टर्म में हम ऐसे लिखते हैं, कार्बन, लेट सपोज कोई X है, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, इसको ऐसे पीछे से ऐसे धक्का मारा और ये बाहर निकल गया, और ये कुछ ऐसे जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल C, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आया, पीछे से धक्का मारा, इसको निकाल दिया। आपके बुक में एक पूरा टेबल दे रखा है न्यूक्लियोफाइल्स का, उसे आपको याद करना उतना जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे जो बार बार यूज होती हैं, जैसे NaOH है, ये टूटता है Na+, बेस है ये Na+ और OH- में, तो ये जो है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो दो तरीके का होता है। न्यूक्लियोफाइल ये क्या था, NaOH ने क्या दिखाया था इसको, ये था हमारा न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है चार्ज्ड और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में हमारे पास आते हैं H2O, NH2, ROH, RSH, ये सब जितने हैं इन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये सभी न्यूट्रल है। न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा, तो इस ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा। यहां से यहां कौन अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर। नाइट्रोजन के यहाँ लोन पेयर अटैक करेगा, यहाँ एल्कोहल का ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, यहाँ सल्फर का लोन पेयर अटैक करेगा, ठीक है। या R2NH भी लिख सकते हैं यहाँ पे, R2NH, 2 डिग्री अमीन, तो यहाँ पे लोन पेयर अटैक करते हैं। चार्ज्ड में OH-, CN-, Cl-, Br-, I-, NO2-, ये सभी चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। पहले से यहां पे इनके ऊपर चार्ज है, तो NaOH में से OH- निकला, ये अटैक कर सकता है। या NaCl अगर दे दिया जाए तो Na+ और ये Cl-, ये अटैक कर सकता है। इसी तरीके से अगर ROH हो तो ये टूटेगा नहीं, यहाँ का ROH ही अटैक करेगा, ये लोन पेयर जाके अटैक करेगा। H2O दे रखा हो तो यहाँ पे भी H2O में ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ही अटैक करेगा। तो इस तरीके से हमें एक बार टेबल को अगर आप अच्छे से गो थ्रू कर लोगे तो आपको पता होगा कि किसमें कौन जाके अटैक करेगा, क्योंकि ये सारा रिएक्शन पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो दे रखा है उसमें से कौन सा पार्ट अटैक करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा पार्ट है। एक दो चीजें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, जैसे अगर KCN दे रखा है तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड, और ये टूटता है K++ Cn- में, और ये जो माइनस है वो अगर ज्यादा अच्छे से लिखें तो ये कुछ ऐसे है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब भी अटैक होगा तो ये कार्बन सेंटर से होगा। कहीं पे भी अगर अटैक कराना होगा तो ये कार्बन सेंटर अटैक करेगा। लेकिन यदि यही AgCN हो, AgCN, अब ये एक आयनिक कंपाउंड था जबकि ये एक कोवलेंट कंपाउंड है,
ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। अब ये नहीं टूटने वाला Ag प्लस और Cn माइनस में, तो ये कैसे अटैक करेगा? तो ये C यहां पे ये लोन पेयर अटैक करने वाला है। तो यहां पे जब ये रिएक्ट करता है अगर RCl के साथ और ये ऐसे अटैक करके इसे निकालता है, तो ये RCN बनता है। इसको कहते हैं अल्काइल साइनाइड। लेकिन यहां पे यदि RX आया, कोई भी हाइड्रोजन आया, तो ये जब अटैक करेगा तो ये लोन पेयर के थ्रू करेगा, और लोन पेयर के थ्रू करेगा तो अभी फिर से ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और ये जैसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे जुड़ने वाला है नाइट्रोजन के थ्रू इस जगह पे N और R, ये प्लस और ये माइनस, ये कुछ ऐसे जुड़ने वाला है। तो इसको बोलते हैं, जब N के थ्रू जुड़ता है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। वो साइनाइड बोला जाता है जब कार्बन के थ्रू अटैच होता है, और यहाँ पे आइसोसाइनाइड बोला जाता है जब ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होता है। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड ही है, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड है। एक और है, जब KNO2 हो तो फिर से ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। ये जब टूटता है तो ये K प्लस प्लस NO2 माइनस, और ये NO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव। इससे क्या पता चल रहा है कि ये नेगेटिव ऑक्सीजन पर है, और यहां से अगर कोई RX आया तो ये नेगेटिव ऐसे पीछे से अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। तो यहां पे O डबल बॉन्ड N O और इसे R, या इसको RNO2 भी लिखते हैं, पर ये पता होता है कि ये जुड़ा किससे है। ऐसे अगर O अगर स्पेसिफिकली लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो R जुड़ा है वो O से जुड़ा है, और अगर ये O से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट। जब ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, यदि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हो, लेट सपोज कि अगर Ag और SaNO2 हो, ठीक है। अब यहां पे ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ये क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड। अब NO2 माइनस यहां से अलग नहीं होने वाला, तो यदि अब आता है तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है, ये ऐसे, और तब निकलता है ये। तो यहां से जब बनता है तो ये बनता है RnO2। इसका क्या मतलब है कि अब की बार ये ऐसे जुड़ा है, Rn डबल बॉन्ड O पे -1 बनेगा और यहाँ पे ये प्लस बनेगा, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है Rn ऐसे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको बोला जाता है नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन। तो याद रखेंगे, जब नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो नाइट्रो एल्केन, और जब ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो अल्काइल नाइट्राइट। ये दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई नीट दोनों में पूछे जा चुके हैं, और जो आपका एनसीईआरटी है उसमें भी स्पेसिफिक दे रखा है, तो आपको ये याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में यही दो थे जो मेन थे। एक ये भी होता है LiAlH4 आपको दे रखा है, इसे बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या देता है? तो ये हमें देता है गिब्स
H माइनस ये एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी जाके अटैक करने वाला है। और अगर RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, X आपका Cl या Br हो सकता है, तो ये हमें देता है R माइनस, और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। कि जब RMGX है इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और Mg ये +2 में होता है, ये X माइनस है, ये R माइनस है, तो 2 माइनस और 2 प्लस, तो ये ओवरऑल जो कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है। प्योर या आयनिक नहीं है कि एकदम मैं इसे तोड़ के लिख सकता हूँ, पर आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने बता दिया। और ये ओवरऑल हमें देता है R माइनस, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। एक और मेटल के साथ आता है, आप में थोड़ा सा नहीं दे रखा पर याद रखेंगे वो भी, गिलमन रिएजेंट बोलते हैं उसको, Cu2 R2Cu Li, R2Cu Li, इसको बोलते हैं गिलमन रिएजेंट, गिलमन रिएजेंट। और ये भी R माइनस ही देता है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, ठीक। तो ये सभी न्यूक्लियोफाइल बस ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कि कोई भी अगर यहाँ पे X दे रखा है तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा। कुछ ऐसे होते हैं कि ये पहले निकल गया फिर आके ये लगा, कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहीं निकल रहे हैं तो ये मार के निकालता है। तो आगे आने वाले लेक्चर में, जस्ट इसके आगे वाले में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से हैं जिसमें ऐसे कौन से हैं जिसमें ये मार के निकालेगा तब ये निकलेगा, या ये पहले निकल जाएगा और फिर ये लगेगा। तो ये अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं, जिसमें मैं आपको वहाँ पे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन में ही होते हैं। लाइक सब्स्टिट्यूशन में ही, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, दो क्या और भी होते हैं, मतलब 3-4 भी, पर आपके सिलेबस में बस 2 ही दे रखा है। नहीं तो SN1 होता है, SN2 होता है, SNI होता है, SNNGP होता है, पर आपके सिलेबस में केवल SN1 एंड SN2 दे रखा है, तो बस हम वहीं पे फोकस करेंगे, SN1 एंड SN2 पर। SN1 क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यहाँ पे इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये 2 तरीके के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके सिलेबस में है। इनकी डिटेल चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम ये डिटेल में कवर करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है कि उसी में कवर हो जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।